वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। तो यकीनन आपको पहले सेगमेंट में भी मज़ा आया होगा और अब इस सेगमेंट में आपको काफ़ी सारी मालूमात होगी। अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं तो लाइव कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं, मुझसे भी कर सकते हैं और फिर जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें या किसी हवाले से कुछ पूछना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल फारूक मग्गू, उनको मैं वेलकम करती हूँ। उनके टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर और उनका जो यहाँ क्लिनिक है उसका क्लिफ्टन का एड्रेस भी आपके टीवी स्क्रीन पे आता रहेगा। अगर आप लोग उनसे वहाँ जाके मिलना चाहें, चेकअप करवाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे जी। हैं आप? और बहुत अल्लाह का शुक्र। और आज मैं हाज़िर हूँ एक स्लोगन के साथ। जी। हमारा स्लोगन है दर्द अब ला इलाज नहीं। ऑल पाकिस्तान हम मेरे क्लिनिक्स हैं जिसके अंदर 3 मेजर क्लिनिक्स इस्लामाबाद, मुल्तान और कराची में हैं। जी। और इसके अंदर हम रीजनरेटिव टेक्नोलॉजीज़, ओजोन थेरेपी एंड बायोऑक्सीडेशन और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और हमारी एक टीम है जिसके अंदर हम उन नामुमकिन चीज़ों को जो समझी जाती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलीफ देने के लिए जदीद तरीन जो तरीका इलाज है दुनिया में उस पर काम कर रहे हैं। जैसे स्टेम सेल थेरेपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनको प्रोलोथेरेपी के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है। ये सारे इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं। इसके अलावा हम ब्लड बायोऑक्सीडेशन एंड ओजोन थेरेपी, ये भी एक वो चीज़ है जिसके अंदर आप वायरल डिजीज़ जितनी भी हैं और हेपेटाइटिस सी है, ये आजकल जो कोरोना वायरस है इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इनको भी हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीद की किरण उन डिजीज़ में भी है जिसके अंदर हम जैसे पार्किंसनिज़म है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ हैं, अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, तो ये ब्रेन से रिलेटेड ओल्ड एज की बीमारियाँ हैं। इनके अंदर हम स्टेम सेल जो है हराम मगज़ में डालकर उसको किसी हद तक, मैं ये नहीं कमिट करता कि बहुत सारी चीज़ें ड्रामेटिक इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन कुछ चंद एक चीज़ों में जैसे बहुत शदीद बर्निंग हो रही होती है, पट्ठों में दर्द हो रहा होता है शदीद इन पेशेंट्स में, या कुछ और चीज़ें होती हैं, उनको हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो नया स्लोगन आपके लिए है, हमारे लिए तो पुराना है, दर्द अब ला इलाज नहीं। इसका मतलब ये है कि एक होप, एक आपको उम्मीद दी जाए कि कुछ ना कुछ नया हो सकता है जिसके लिए घर बैठकर रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। और मुख्तलिफ़ सेंटर्स में जाने का मकसद भी यही है कि ये जो इसके हवाले से जनूबी पंजाब, अपर पंजाब और सिंध में हम सर्विसेज दे सकें। अच्छा। अच्छा, आज हम बात करेंगे अर्कुनिसा पे। अर्कुनिसा ये बीमारी एक जिन लोगों को होती है, एक तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और जितना मैंने लोगों से सुना है उनका यही कहना है कि इसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, ये बहुत ही अहम टॉपिक आपने छेड़ा है। तो इसके लिए मैं ये मॉडल लेकर आया हूँ। तो हमारे ये जो मोहरे, इनकी नंबरिंग होती है, 7 गर्दन के हैं, 12 सीने के पीछे हैं, 5 पेट के नीचे हैं, 5 जो पेट के नीचे उनको L1 2 3 4 5 कहते हैं। और उसके बाद सैक्रल एरिया है, सैक्रल के S1 2 3 4 चलते हैं। तो हर एक मोहरे और दूसरे मोहरे के दरमियान से ये नर्व्स निकल रही हैं। जी। ठीक है, यहाँ येलो कलर में दिखाया गया है। तो ये येलो कलर की नर्व जो हैं, ये जो यहाँ से अगर नज़र आएगा कि दरमियान में, मोहरों के दरमियान में ट्रांसपेरेंट डिस्कें पड़ी हैं जिनका काम शॉक एब्जॉर्प्शन होता है। एज के हिसाब से 40 साल के बाद या समटाइम्स अर्ली थोड़ा सा ट्रामा हो जाए तो ये L4 L5 सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ आता है, क्योंकि बॉडी का सबका वेट इधर आ गया। इधर से जब कोई भी चोट लगती है, डैमेज होता है, तो यहाँ ये डैमेज होती हैं, एजिंग के हवाले से भी हो जाती हैं। जब ये नीचे बैठ जाती है तो इसको कनेक्ट करने वाले लिगामेंट्स वो भी ढीले हो जाते हैं, और जो लिगामेंट इंजर्ड हो जाता है उसके हवाले से नीचे टांग में दर्द जाता है। अच्छा, नर्व की वजह से भी जाता है, लेकिन नर्व जब दर्द दब रही होती है उसका दर्द नहीं होता। ये जो आपको कहा जाता है कि नर्व आपकी दब रही है और टांग में शूटिंग पेन जा रही है, शैटिका की शूटिंग पेन होती है, लेकिन वो दबने से नहीं होती। मसलन यहाँ पर एक बड़ी करीबी नर्व पड़ी है यहाँ पर कोनी में, इसको अब ठोकर लग जाए तो पूरा करंट आता है। ठीक है, आप यहाँ पर हाथ से दबा कर भी ज़ोर से देखेंगे तो कुछ भी नहीं होता, कोई बहुत दर्द तो नहीं होती। इस तरीके से ये पिंचिंग ऑफ द नर्व जो है ना, ये काज ऑफ पेन नहीं होता।
जब तक ये जो डिस्क है आपकी, इसमें से वो केमिकल्स रिलीज़ होकर इरिटेट ना करें उन नर्व्स को जो उसके साथ रिलेटेड है। तो ये नर्व की जो पेन है, शूटिंग पेन नीचे से शुरू होती है हिप्स से, और ये आपके अंगूठे तक जाती है। इसको L4, 5, L5, S1 एरिया से हम कह सकते हैं होती है। इसकी ट्रीटमेंट जो फर्स्ट स्टेज ट्रीटमेंट, इसके अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो वहाँ की सोजिश कम करके और रास्ता खोल देते हैं। अगर ये किसी वजह से इसका जो तकलीफ़ है इतनी बढ़ जाए या डैमेज ज़्यादा हो जाए तो आपका जो पेशेंट है उसका फुट ड्रॉप हो जाता है। फुट ड्रॉप का मतलब ये है कि जूता पहन के चलने लगता है तो जूता निकल जाता है। ये इसको हम पहले समझते थे कि नामुमकिन है इसको ठीक करना, क्योंकि सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं होता। उसके लिए फिर हमने पिछले 3 सालों से हम काम कर रहे हैं कि प्लेटलेट्स के ग्रोथ फैक्टर निकाल कर उन नर्व्स की जोड़ों में डालते हैं, उससे 70-80% वो रिकवर हो जाते हैं। तो फुट ड्रॉप एक वाहिद कॉम्प्लिकेशन है जिसके खौफ से लोग सर्जरी कराते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद भी फुट ड्रॉप ठीक नहीं होता। तो सर्जरी के रिज़ल्ट्स समटाइम्स आपको है शियाटिका है ही नहीं है, सर्जन ने आपकी MRI दिखाकर आपकी सर्जरी कर दी है, उस सूरत में दर्द तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके वो लिगामेंट जो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर रहे हैं, इधर ज्वाइन कर रहे हैं, ये डैमेज तो है और कट लगने से और डैमेज बढ़ गया है। तब उसका दर्द मज़ीद बढ़ने से वो जो सर्जरी के बाद व्हील चेयर पर आ जाता है। इन सब के लिए होप ये है कि हम उनके लिगामेंट्स को रिपेयर करके 3 से 6 महीने लगते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और उसको रिपेयर करने के बाद उसको इस काबिल कर देते हैं कि उस दर्द से उसको निजात मिल जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से और कुछ बताना चाहिए, ये जो पेशेंट है इनके लिए कोई मतलब जिस तरह से अब नॉर्मल जो लोग हैं वेट भी उठा लेते हैं, काफ़ी सारा काम भी कर लेते हैं, अगर जिसको ये बीमारी हो तो वो उस टाइम किन चीज़ों से परहेज़ भी करे ताकि वो चीज़ें ना करें जो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो? अब देखिए, सबसे पहले ये लिगामेंट्स अब जब हम रिपेयर कर लेंगे तो वेट उठाने की पावर तो ठीक हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे गुजर नहीं सकती। जी। आपने गिलास भी उठाना है, आपने बच्चे को भी उठाना है, आपने कुछ ना कुछ काम करना है, तो ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुजर सकती। इसके लिए सबसे पहले तो आप रेगुलर वार्मिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और प्लान्ड एक्सरसाइज प्लान्स में चले जाएं, ताकि वो जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो खुद भी रिपेयर हो जाएं। खुद रिपेयर होने की उनमें ताकत होती है, क्योंकि ये लिगामेंट्स या टेंडन्स वो टिश्यू होता है जिसकी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती, उसने हड्डी के अंदर से चूसना है, सक करना है अपना न्यूट्रिशन। उस सकिंग के लिए उसको मूवमेंट चाहिए। अब कोई डॉक्टर कहता है जी लेट जाओ जी 6 हफ्ते के लिए, 12 हफ्ते के लिए, दिस इज़ मिसकंसेप्ट, बिल्कुल गलत है। पेशेंट की मूवमेंट ऐसा ऐसा जारी रखेंगे, उसको न्यूट्रिशन मिलती रहेगी टेंडन एंड लिगामेंट्स को, और तब वो जाकर खुद एक हद तक रिपेयर हो जाएंगे। अगर तब तक आपका काम बनता है ठीक है, नहीं तो यू हैव टू गो थ्रू प्रोलोथेरेपी और रीजनरेटिव इंजेक्शन थेरेपी। ये 3 टाइप की होती है। इसके अंदर डेक्सट्रोज यानी मीठे की तरह की, शहद की तरह की चीज़, इसको इंजेक्शन बनाए जाते हैं जिनको जड़ों में लगाया जाता है। इससे वहाँ एक स्वेलिंग के बाद ग्रोथ फैक्टर रिलीज और लोकल प्ले स्टेम सेल एक्टिविटी, और वो स्टेम सेल एक्टिविटी से वो पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है। 15 दिन तक नया टिश्यू बनता है, 3 महीने तक वो मजबूत होता रहता है। तो इस प्रोसीजर को प्रोलोथेरेपी कहते हैं। तो ये ही इसकी वाहिद हल है। फिर 2-3 जॉब्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको स्पेशली पेन जो है बैक में होता रहता है, झुकने वाला काम करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा है। इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हर थोड़ी देर बाद उतरते हैं उठते हैं, उतरते हैं तो उनका ये जोड़, इसको हम इलियक बोन और ये सैक्रल बोन का जोड़ है, सारी बॉडी का वेट यहाँ से होकर नीचे जा रहा है, ये अफेक्ट हो जाता है। सिमिलरली जो मोटे लोग हैं जिनका पेट बहुत बड़ा हुआ है, ये आपका एंटीरियर फ्रंट वाला पार्ट है, इसके अंदर इतना बड़ा पेट है, ये पेट इसको पीछे इस सामने खींच रहा है, ये हड्डियाँ इसको पीछे खींच रही हैं, तो इसकी वजह से ये जोड़ आपका खुल जाता है, ढीला हो जाता है। अब आपका पेशेंट जो है वो करवट ले नहीं सकता, करवट लेने में उसको तकलीफ़ होती है। ये दर्द भी आपके थाइज़ में या पिंडली में और पैर के 3 छोटी उंगलियों में जाता है। अब आपका अगर MRI सर्जन करा देता है तो वो आपको L4, 5 तो डैमेज एज के हिसाब से नज़र आ रहा है, आपको कहता है जी ये सर्जरी होगी आप ठीक हो जाएंगे, अब सर्जरी होती है तो आप ठीक नहीं होते,
और उसके बाद आपको वो कह सकता है जी कि अब तो अल्लाह की मर्ज़ी। तो बेसिकली सर्जरी उसकी रिक्वायर्ड ही नहीं थी। उसकी रिक्वायरमेंट तो ये थी कि ये लिगामेंट जो डैमेज है इनको रिपेयर किया जाए। तो ये कंसेप्ट देने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए कि सर्जरी कराने से पहले सेंसिबल एटीट्यूड अगर डॉक्टर का नहीं है, फ़र्ज़ किया, तो मरीज़ के बारे में मरीज़ को जो है ना इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो शैटिक नर्व है अगर वो अफेक्टेड है तो वो ऊपर हिप से लेके और अंगूठे तक कंटिन्यूस पेन में जाएगा। जो पेन मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ औकात में होती रहती है और एक वक्त में एक जैसी नहीं रहती, वो शैटिका नहीं होती। टांग में जाने वाले इस पेन को हम सूडो शैटिका या इसको कहते हैं कि लगती शैटिका, लेकिन असल में वो शैटिका नहीं होती। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम जोड़ों की तरफ, घुटनों की तरफ आएंगे। अच्छा, पहले तो मैं ये देखती थी कि जैसे खैर मैंने अपने ख़ानदान में बुज़ुर्गों को भी नहीं देखा कि कभी उन्होंने कहा कि घुटनों में और जोड़ों में दर्द है। मतलब अपनी फैमिली में मैंने अपने बुज़ुर्गों को भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं देखा। पर अब हम बच्चों को देखते हैं कि घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उठते हुए वो ये सारी चीज़ें। अब उनको खाना भी ऊपर कुर्सी पे ही खाना है, उनको नीचे बैठना भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक होता है कुछ लोगों की रिवायत होती है दस्तरखान बिछा के खाना आपने खाना है, पर आजकल के ये बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है। तो इस पे हम आज बात करते हैं कि एक एज के साथ तो समझ आता है कि आपके घुटनों में दर्द है और जोड़ों में दर्द है। अब इतनी कम एज में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आया क्यों आ रही है और इसके लिए क्या करना चाहिए? यंग एज में जो घुटनों का दर्द है जो ट्रामेटिक होता है ज़्यादातर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारी खुराक में मैग्नीशियम की कमी, विटामिन डी की कमी ऐसी चीज़ है जो कि हड्डियों को कमज़ोर करती है। ठीक। कैल्शियम की कमी तो उनमें ग्रोइंग एज में हो सकती है, अदरवाइज जो एडल्ट फुली ग्रोन लोग हैं उनको कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती। उल्टा उनकी जो बोन्स हैं उनमें से कैल्शियम बाहर निकल रही होती है, जो आपके खून की वेसल्स में इकट्ठी होकर आपका ब्लड प्रेशर हाई कर रही होती है। ऊपर से आपका डॉक्टर और कैल्शियम दे देता है, और इस कैल्शियम को जो आपकी हड्डियों से बाहर निकल रही है उधर उसको मेंटेन करने के लिए आपको विटामिन डी और मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। और विटामिन डी प्रोड्यूस होता है धूप से। अगर आपकी सन एक्सपोजर अच्छा है तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होती। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी यहाँ इस मुल्क में बहुत कॉमन है, क्योंकि सब सॉइल जितने भी फर्टिलाइज़र्स हैं वो कैल्शियम बेस्ड हैं, मैग्नीशियम बेस्ड नहीं है। इसलिए जो हमारी सब्जियाँ फल वगैरह जो उग रहा है इसके अंदर न्यूट्रिशन के हवाले से मैग्नीशियम की जो अमाउंट होनी चाहिए वो नहीं है। अब वो मैग्नीशियम आपकी बॉडी में नहीं जा रहा, मैग्नीशियम को फिर आप सप्लीमेंट करना पड़ता है। सप्लीमेंट्स का जो है हमारे हर सेंटर में इसका मौजूद होता है मैग्नीशियम, जो हम हमारे पास क्योंकि पेशेंट आता है मस्कुलर डिजीज़ में, बोन के जॉइंट्स की डिजीज़ में, तो उसमें डेफिनेट फॉर ग्रांटेड होता है कि इसके पट्टे भी अकड़े हुए हैं, और अकड़न भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से ही होती है। वो मैग्नीशियम तो हमने तमाम पेशेंट्स को देना ही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी इस तरफ भी हम आते हैं और इस तरफ भी हम बात करते हैं कि ये जो जोड़ों में दर्द और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आया अगर छोटी कम एज में अगर बच्चा कोई 7, 8 या 9 साल की उम्र में अगर ये बात कर रहा है कि मुझे इस तरह की तकलीफ़ है, तो आया क्या जिस टाइम वो माँ के पेट में था और पैदाइश नहीं हुई थी, क्या उसकी माँ ने उस टाइम प्रॉपर डाइट नहीं ली थी? कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं जो बच्चे में शिफ्ट होती चीज़ें, या सिर्फ ये बातें ही हैं? बात ये जी, हाँ। अल्लाह ताला का निज़ाम जो रहमतुल आलमीन ऐसे नहीं कहते कि आप गरीब से गरीब औरत और अमीर से अमीर औरत के पेट में जो बच्चा है ना उसकी न्यूट्रिशन अल्लाह ने पूरी कर देनी है। बहुत रेयर होगा कि माँ के पेट के अंदर कोई बच्चा किसी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का शिकार हो, वेरी 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 रेयर। यानी माँ अगर सूखी रोटी खा के भी जी रही है ना, हाँ। उस सूखी रोटी में भी उसका पूरे निज़ाम से उसकी जो सक्शन कैपेबिलिटी है, यानी आंतों से उसको खींचना है, उसने रोटी से भी ऑयल ले लेना है। नहीं, सूखी रोटी से भी ऑयल होता है उसके अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर मैक्सिमम ऑयल ले लेना है, उसके अंदर न्यूट्रिशन के सारे पार्ट्स ले लेने हैं, और उसने माँ के पेट के अंदर ऐसा कोई नुकसान नहीं होने देना। और अगर वाकई कोई चीज़ ऐसी सिवियरली डेफिशिएंसी है तो वो बच्चा फिर अंदर ही ग्रो नहीं करता, वो फिर बच्चा ज़ाया हो जाता है। हम कहते हैं जी इसकी एबॉर्शन हो गया। तो एबॉर्शन के एक तो कोई ना कोई उसमें कोई आज़ा नहीं बनता
किसी का सिस्टम जो है ना वो ठीक नहीं होता, किसी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती, तो बहुत सारी चीज़ें वो रीज़न्स हैं, तो वो फिर ग्रो ही नहीं करता। ये कुदरत का अपना डिफेंस मैकेनिज़्म है कि जो बच्चा अपनी सही ग्रोथ नहीं कर रहा है या उसको प्रॉब्लम आ गया अंदर, तो वो उसकी फर्दर ग्रोथ रोककर कुदरत उसको उस गेम से आउट कर देती है जो ज़िंदगी कहलाती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने अभी कुछ कल या परसों एक केस सुना जो कि सुनते ही मुझे बड़ी हैरत हुई, और अच्छा हो गया कि आज आप आ गए, तो मैं अब आपसे ये सवाल भी करूंगी और इसके हवाले से मैं भी जानूंगी और मेरे देखने वाले भी जानेंगे। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन से अल्लाह ना करे अगर गुजर रहा है, तो एक कम से कम आपके ज़रिए से एक चीज़ उन्हें पता चल जाएगी कि आगे उन्होंने किस तरह से अपना इलाज करवाना है। डॉक्टर साहब, मुझे कल एक चीज़ पता चली कि एक कुछ जानने वाली है हमारी कि वो उनका अब ये प्रॉब्लम हो गया कि वो ऑटो में बैठ रही थी तो उनकी टांग की हड्डी टूट गई। मतलब उनका ये प्रॉब्लम हो गया कि हड्डियां क्रैक होना क्यों शुरू हो जाती है, आया ये क्या वजह है? ये तो मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के। नहीं, क्रैक जो है ना जी, ये हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है। अच्छा। आपकी ये छत है, इसके अंदर लकड़ी के बाले लगे हुए हैं, इसको जब दीमक लगेगी तो सडनली इसकी अपनी पावर ख़त्म हो जाएगी, छत गिर जाएगी। हाँ। सिमिलरली हमारी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। मेन रीज़न इसकी क्या है? लैक ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट से इसके अंदर कैल्शियम ने अंदर जाना है। हाँ, ठीक है। ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना रेस्ट करते हैं, नौकरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, साथ ही एक्सरसाइज कोई नहीं है, तो उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम है वो बॉडी के अंदर से बोन में नहीं जा रही, बोन से उल्टा है वो बाहर जा रही है। ठीक है। और उसके बाद आपकी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी यहाँ इस मुल्क में कॉमन होने की वजह से जो उसको एज ए सीमेंट बाइंड कर सकती है, रोक सकती है, वो भी नहीं है। तो उसको रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि छोटा सा झटका लगा और हड्डी टूट गई है। कुछ बीमारियाँ होती हैं ऐसी जिनके अंदर डायरेक्टली बोन्स अफेक्ट होती हैं, तो लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं हम उससे बात करेंगे। बीमारियों का तो इलाज फिर मेडिकल प्रोफेशन में पूरा बोन स्कैन कराया जाता है, विटामिन डी लेवल, मैग्नीशियम लेवल तो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि मैग्नीशियम सेल के अंदर 99% होता है, और सेल के अंदर का जो बायोकेमिस्ट्री है वो पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में लेबॉर्ट्रीज़ हैं, वहाँ उसको टेस्ट होता है। वो बक्कल स्क्रैपिंग लेते हैं, ज़बान से नीचे से एक स्क्रैपिंग लेकर उसको फिर प्रिजर्व करके भेजते हैं। वो फिर सारा एक सेल के अंदर जिंक कितना शॉर्ट है, मैग्नीशियम कितना शॉर्ट है, वो चीज़ें बताते हैं। वो एंटी एजिंग में काम हो रहा है, तो वो अगर आप पूरी कर दें तो आप जवान हो जाएंगे। अच्छा। हार्मोन्स लेवल जो जवान वाले हैं अगर आपके वो शॉर्ट हैं, आपका एस्ट्रोजन लेवल अगर फ़र्ज़ किया एक होना चाहिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 30 होना चाहिए जवान आप जैसी खूबसूरत खातून के लिए, 30 है अगर, तो बुढ़ापे में मेरा हो गया 20 या किसी और खातून का हो गया 20, सॉरी, ठीक है। अब 20 को हमने थोड़ा सा और उसको लोड दे दिया, आपके बराबर कर दिया, तो अब वो आपकी तरह थोड़ा थोड़ा एजिंग में उस तरफ चले जाएंगी। ठीक है। तो इस पर जितने भी रिलेटेड हार्मोन एंजाइम्स उनको उन्होंने स्टडी करके एंटी एजिंग प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। हाँ, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली करने के बाद जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट भी नहीं है, क्योंकि ये जो आपको दिया जाता है टेस्ट रेंज, तो अमेरिका में उन्होंने क्या किया कि उस टेस्ट रेंज में चंद हज़ार लोगों को लिया कि उनका जो है ना तमाम जो पैरामीटर्स हैं जो टेस्ट के स्टैंडर्ड हैं उसके अंदर रखने के लिए भरपूर, जो है थोड़ा सा शुगर ज़्यादा हुई है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुई है, तो फ़ौरन उसको ज़ीरो नॉर्मल पे लाना है। और कुछ लोगों को खुला छोड़ दिया। तो जिन लोगों पर इन्होंने बड़ा सवियर सख्त कंट्रोल किया, उसके अंदर इतनी ज़्यादा डेथ हुई कि उन्होंने वो प्रोग्राम रोकना पड़ गया। अच्छा। यानी ये जो हम बहुत स्ट्रिक्ट भागते हैं, ये हो गया, थोड़ा सा शुगर हाई हो गया, भागो, ये आपको पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं होती। ये वेरिएशंस होती हैं, जैसे आप कोई काम कर रही हैं, गुस्से में हैं, बीपी थोड़ा हाई होगा, ठीक है, अब रिलैक्स है, सोकर उठी हैं, बीपी लो होगा, ये वेरिएशन है। ठीक है, ये वेरिएशन बॉडी का डिफेंस है। आपने को भागना है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, आपने रेस्ट करना है, हार्ट रेट नीचे आ जाएगा। ये वेरिएशन अगर आपके साथ नहीं चलती तो आपकी अच्छी ज़िंदगी नहीं रह सकती। ठीक है जी डॉक्टर साहब, अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आते हैं, फिर इस पर और बात करते हैं। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और अब मैं आती हूँ ज़रा डॉक्टर साहब की तरफ और डॉक्टर साहब से बात करूँगी कि डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा जी, ये ऐसे ही आ गया कुदरती, वो मुझे बाल नज़र आया तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस पर बात करते, पर मैंने घुटने के ऑपरेशन पे आपसे बात करनी, कुदरती अब जहन में आ गए, ये सर्दी के मौसम आते ही ये बाल इतना गिरना क्यों शुरू हो जाते हैं ये और किन चीज़ों की कमी हो जाती है जो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? कमी तो लैक ऑफ एक्सरसाइज ही है, इसके अंदर टेंशन एंजाइटी है। अच्छा। और ठंड से क्योंकि सर्कुलेशन स्कैल्प की हाँ। कम हो जाती है और टेंशन से मसल इसके अकड़ जाते हैं और अकड़ने से वो जो ब्लड सप्लाई इसको जा रही है वो उसमें टाइट हो जाती है, बंद होगी जैसे इसके अंदर। तो जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो बेचारी जिसकी जड़ में पानी नहीं जा रहा वो तो गिरेगा। बिल्कुल। तो उसको मसाज वगैरह स्कैल्प पे करें, बालों पे लोग तेल लगाते हाँ, हैं, नहीं मैं तो वो स्कैल्प पे लगना चाहिए। और उसके बाद इसको गर्म रखें, टेंशन एंजाइटी से निजात हासिल हो नहीं, जाए। टेंशन तो डॉक्टर साहब मैं दूसरों को देती हूँ। नहीं, वो दूसरों को देने वाला कभी खुद महफूज नहीं रह सकता, ये बात तो हाय डॉक्टर साहब ना अब करें ऐसा, मेरा काम ही टेंशन देना है। अच्छा, जॉब ही ऐसी है, क्या करूँ। खैर मजाक की बात है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ऐसा माशाल्लाह बड़ी कंफर्टेबल बात करती हैं आप, हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा, अच्छी पर्सनैलिटी और गुड स्टाइल है आपका। Thank you। हम लोग बहुत मुतासर हैं आपके लबो लहजे से और नॉलेज से। आपको एक मेरे जैसे डॉक्टर के साथ बात करने के लिए आपका साइंटिफिक अप्रोच मेरे लिए हैरान कौन है। आप बड़ी थैंक यू सॉलिड सर। सवाल डॉक्टर करती साहब हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, नहीं हूँ इतनी। और एक चीज़ आपने बहुत अच्छी एक बात की कि जो दूसरों को वाकई, अच्छा ये बात मैं करती शायद, मैं तो करती रहती हूँ ऐसी चीज़ें कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी आए। पर डॉक्टर साहब ने ये जो बात की, मैंने कहा, मैंने मजाक में कहा मैं लोगों को टेंशन देती, फील होता है लोगों को कि शायद मैं देती हूँ, पर ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग इस तरह से लोगों को मुश्किल डालते हैं या टेंशन देते हैं या उनको डिप्रेशन का शिकार करने में ज़्यादा लोगों का अगर हाथ होता है कि आप उनको किसी ना किसी चीज़ में परेशान करते रहें, तो यकीन करें वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, ये मैं इस चीज़ को 100% मानती हूँ कि ये चीज़ है। देखिए जी, मेरे पेशेंट, हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि हमारे अफोर्डिंग नॉन अफोर्डिंग सारे पेशेंट आते हैं। मैंने अपने क्लिनिक में रखा हुआ है प्लान के नॉन अफोर्डिंग पेशेंट को किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट करना है। जी। अच्छा, हो सकता है कि मैं अंदर से बड़ा बेरहम हूँ, ठीक है, मैं आम लोगों की तरह हूँ, जी। लेकिन मेरे अंदर का जो एक डॉक्टर है ना, वो मुझे बहुत परेशान करता है जी। कि जब आदमी के किसी मरीज़ के पास पैसे ना हो और इलाज के बगैर वो चले जाए, मेरे घर तक आ गया, मेरे क्लिनिक तक आ गया और वो पता चला है कि उसके बाद पैसे नहीं दे वापस चले गया, तो मुझे वो एक डिप्रेशन होता है। मैं अपने उस डिप्रेशन से बचने के लिए अपने स्टाफ को कहता हूँ भी ये बंदा जाना नहीं चाहिए। सही। मैं बाहर से बता देता हूँ कि जी ये पेमेंट है, इसके पास अगर नहीं है ना इसको जाने नहीं देना, क्योंकि ये नहीं है कि मैं उस पर लिए बड़ा रहम दिल हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर रहम करता हूँ कि मुझे बड़ी टेंशन होनी है। बिल्कुल, बाद में वो जो जहन में चीज़ आती रहेगी ना कि उसके पास पैसे नहीं थे और उसको इलाज की ज़रूरत थी। और वो घर से देखे हाँ। नहीं, एक बंदा कुरंगी से आया है या मेरे पास तुरबत से उठकर इधर आ गया है और अब पता चला जी उसके पास तो पैसे नहीं है, तो इला तकलीफ पड़ी है, हाँ। तो उसको तो फिर वापस भेजना जो ना हमारे लिए बड़ी अजियत होती है। मुझे ज़ल्ज़ले जब आया 2005 में तो आई वॉज क्राइंग, और उस वक्त अगर मैं कश्मीर में ना जाता तो शायद मैं सारी उम्र अपने अंदर में कराहता रहता। ठीक डॉक्टर है, साहब मैं अच्छा। 8 महीने हाँ। वहाँ गुजार कर आया, मैंने पेन के कैंप लगाए, मैंने अस्पताल खोला, मैं अपनी तसल्ली करके वापस आया हूँ, क्योंकि ये जो अल्लाह ताला की देन होती है वो तो उसने देना है। हमारा काम है कि ऐसे बुरे वक्त में अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप उठो। तो ये बिल्कुल ऐसा। जहाद का वक्त, उसके वक्त अगर मैं खुद ना निकलता, मुझे आज भी ये एहसास है कि मैं सारी उम्र डिप्रेशन का मरीज़ बनता। मैं अपने डिप्रेशन से बचने के लिए भागा। क्या बात है। आई वेंट देयर, मैंने 7-8 महीने काम किया, काफ़ी सारी डोनेशंस कराई, पूरे कश्मीर में पेन के कैंप लगाए, ठीक है, और पेन के लिए ट्रेनिंग दी लोगों को। डिपार्टमेंट कश्मीर के डॉक्टर सरदार महमूद साहब हमारे दोस्त थे, उस वक्त DHO थे, उनके साथ मिलकर किया। फिर DIG फ़हीम अब्बासी थे, उनके साथ हमने पूरे जो कश्मीर में जो कैंप लगाए थे। उस वक्त इसी सारी स्ट्रगल में मेरा अपना घुटना टूट गया, वो स्लिप कर गया एक जगह पे,
उसके साथ मैं बैसाखी पर आ गया। ओह, तो वो मैं अपने कुर्सी पर बैठकर और आगे बेड लगा होता था, मरीजों को लिटाते जाते थे और हम उसको जो भी पेन के प्रोसीजर्स हैं वो करते जाते थे। तो काम तो हाथों ने करना होता है, तो कोई बहाना नहीं था। दैट वाज वो सेटिस्फेक्शन है जिसका मुझे रिवार्ड ये मिला कि मुझे रीजेनरेटिव टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल्स और इन पर काम करने का कुदरत ने मौका दिया। हालांकि ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में इसका तसव्वुर भी नहीं था 2006-07 तक। 8 में मैंने इसका पूरी एक्सपर्टीज़ ट्रेनिंग हासिल कर ली थी। अमेरिका से दोस्तों के साथ और कई रिसर्च वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट हो गया और फिर हमने ये नी जॉइंट्स को सर्जरी से अल्टरनेटिव टू सर्जरी क्या क्या कर सकते हैं, बैक में क्या कर सकते हैं, अल्जाइमर डिजीज़ में, डिमेंशिया में, उसके बाद पार्किंसनिज्म में, जहाँ जहाँ स्टेम सेल का कोई रोल है। तो ये जो स्टेम सेल का कंसेप्ट उस वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया है, वो अमेरिका में उस वक्त इस पर डिबेट चल रही थी कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तो बैन होना चाहिए, तो बैन भी हो गया, उस पर वर्किंग भी बंद कर दी गई कई मुल्कों में। लेकिन एक और चीज़ कुदरत ने हमें दी, उसको कहते हैं एडल्ट सेल। अच्छा। जब बच्चा हमारा पैदा होता है ना जी, तो ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो उसके साथ आते हैं, वो ख़जाना लेकर आता है जो उसको ग्रो भी कराता है, चोटें लगती हैं उसको ठीक भी करता जाता है। फिर वो ख़जाना जो ना, ज़ाहिर है ख़जाना है, $1 ट्रिलियन आप लेकर आए हैं, तो हमारी एज में जाकर वो $1 बिलियन आ जाएगा। ठीक है, अब वो जब कम हो जाता है तो हमारी रिपेयर की पावर भी कम हो जाती है। अब जो बच्चा जो है ना, जब हम बच्चे थे तो हफ्ते में ठीक हो जाते थे, अब हमें चोट लगती है 2 महीने लगते हैं ठीक होने में। ठीक है, तो वो ख़जाना जो वहाँ से यूज़ होना है, जिसको हम स्टेम सेल कहते हैं, उसमें साइटोकाइन सिस्टम एक रिलीज़ होता है, तो वो रिलीज़ नहीं होता। तो इसको बड़ा साइंस में हमने समझा और आपके लिए बड़ा ज़रूरत है, हम समझाने की बात करने के लिए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो इसको कहते हैं एडल्ट स्टेम सेल, और क्योंकि आपकी बॉडी से ही लेकर हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो इसको कहते हैं ऑटोलोगस। ऑटोलोगस का मतलब आपका अपना ही। अच्छा, ये कहाँ पड़ा होता है? ये हमारी फैट में और हड्डी के गूदे में पड़ा है। हड्डी टूटती है, आपका जो पहलवान जोड़ दे या सर्जन जोड़ दे, सिर्फ अलाइनमेंट कर दे तो खुद जुड़ती है, क्योंकि उसके अंदर बोन मैरो में अंदर सेल पड़ा हुआ है। अच्छा। वो उसको जोड़ देता है। जोड़ने की उम्र 3 से 6 महीने टाइम पीरियड है। इसी तरीके से कोई चोट यहाँ लगी है तो अब आपकी स्किन की तमाम लेयर के नीचे एक लेयर पड़ी हुई फैट की, उस फैट के अंदर स्टेम सेल पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो फैट का सेल है उसको निकाल कर एक्टिवेट करके, उसको डॉर्मेंट होता है, सोया हुआ है, तो उसको हम एक्टिवेट करते हैं निकाल कर और फिर उस जगह देते हैं जहाँ से हीलिंग नहीं हो रही, क्योंकि कुदरत में आपको जो हीलिंग पावर दी है वो एक लिमिट के बाद वो नहीं कर सकती। तो ये जब आपके लिगामेंट डैमेज होते हैं, अगर वो खुद रिपेयर नहीं हुए तो ये मसलसल दर्द करेंगे। जॉइंट्स के ऊपर एक गिलाफ चढ़ा होता है, फिर ये टेंडन और लिगामेंट इसको जोड़ रहे होते हैं, इसकी मूवमेंट करा रहे होते हैं। ये गिलाफ फट जाता है जगह जगह से। जोड़ तो अंदर है, ये वाला जोड़ है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके जो ऑपरेशन करते हैं क्या करते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं, यहाँ एक प्लेटफॉर्म कस देते हैं, इसके ऊपर एक कप चढ़ा देते हैं जिसमें सीमेंट लगी होती है, वो इसके ऊपर चढ़ जाती है और आपको चला देते हैं जैसे नया जूता पहन लिया आपने। अब जूता टाइट है तब भी तंग होंगे, जूता ढीला है तब भी तंग होंगे। अच्छा, जो उसके अंदर सीमेंट लगी है उसकी अगर आपको एलर्जी है तब भी आप बहुत ख्वार होंगे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। फिर आपकी ख्वारी का सबसे बड़ा आइटम ये होता है कि उसके अंदर जो मेटल्स हैं, जो उसके अंदर जो मेटल लगाया गया है या उसके अंदर जो प्लास्टिक्स लगाए गए हैं वो, और जो सीमेंट यूज़ किया गया, उसमें से थोड़े थोड़े ज़रे मॉलिक्यूल्स निकलते रहते हैं जो ब्लड में जाकर कई जगह पे जाकर डिस्टेंस एरियाज में जाकर बहुत सारी और बीमारियां काज करते हैं, जिसकी वजह से आप बजाय ठीक होने के और मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो पहला तो डिसीजन करना चाहिए कि क्या सिर्फ दर्द की खातिर ही आपने ऑपरेशन करा के घुटना ही तो निकलवा लेना है। देखें ना, घुटने का जोड़ का काम है ये मूवमेंट। आपका जो आर्टिफिशियल जोड़ लगेगा वो तो मूवमेंट यहाँ तक कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक।
आपका मूवमेंट अगर यहाँ तक है तो फिर दर्द की वजह से तो ऑपरेशन कराने की कोई तुक नहीं है। पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर अक्सर इतना डरा देते हैं कि अब तो ये ऑपरेट ही होगा, कोई और इलाज नहीं है। फिर आपको पता है मरीज़ जब तंग हो जाता है रोज़ रोज़ की तकलीफ से, उससे लगता है कि बस अब इलाज यही है और वो करवा लेते हैं। आप ठीक फरमा रही हैं। नहीं, बात ये है कि ये जो दर्द है, दर्द तो सिग्नल है अल्लाह ताला का कि भाई ये चोट लगी है, इसको ठीक हो। मैंने अभी जो मेरा सिस्टम मैंने आपको दिया था वो एग्जॉस्ट हो गया, हाँ अब इसका करो। अब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो। फ्रस्ट्रेशन ये है कि दुनिया भर के डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, आपको दर्द की दवाई देते रहते हैं। बिल्कुल, पेन आप वो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, दर्द आपका चलता रहता है, डैमेज चलता रहता है। जी। अच्छा, कुछ में जो ज़्यादा एंथेसिस्टिक जो डॉक्टर्स हैं वो इसके अंदर कॉर्टिसोन के इंजेक्शन लगा देते हैं, सोजिश, सूजा हुआ जोड़ कम सोज जाता है, सोजिश कम हो जाती है और वो कुछ अरसे के लिए ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो डैमेज है, अगर उसको बार बार स्टेरॉयड के टीके लगाएंगे तो डैमेज आपका बढ़ जाएगा। वो बढ़ने के बाद आप कभी भी नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें वो ढीली कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यही आपसे पूछूंगी, ये इंजेक्शन का जो आपने नाम लिया है, ये इंजेक्शन कितना ख़तरनाक है? अगर ये ज़्यादा टाइम तक अगर आप लेते रहें, ये आपकी बॉडी के लिए कितना ख़तरनाक है? देखिए, ये हर चीज़ जो होती है ना उसका सेफ्टी होती है। गाड़ी है सेफ्टी के लिए है, लेकिन गाड़ी अंधाधुंध चलाएंगे तो क्या होगा, टक्करें मार कर बंदा मरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से ये इनकी सेफ्टी है कि सोजश ज़्यादा होगी तो इसको यूज़ कर लें 1 से 2 दफ़ा, साल में 1 से 3 दफ़ा तक भी इसको सेफली यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अंधाधुंध दर्द करने का ये ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि रिमूव द काज, ये एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपकी जिस वजह से तकलीफ़ आई है उसको दूर करें। तकलीफ़ ये आई कि ये फट गया, आप ऊपर से अपने हाथ को दिखेंगे, ये जगह दुख रही है जी। यहाँ तो जोड़ नहीं है, ये जगह दुख रही है, यहाँ जोड़ नहीं है, ये जगह दुख रही है, ये जगह दुख रही है। तो ये जॉइंट्स के बाहर वाला स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले अफेक्ट होता है। फिर अंदर जोड़ उड़ जाता है। जोड़ उड़ भी जाए तो इतनी लेयर रहती है कि इंसान जो है ना गुजारा कर सकता है, लेकिन ये ढीला होने से उसका बैलेंस नहीं ठीक रहता। तो इन लिगामेंट्स को, ये जो पटेला है, इंफ्रा पटेलर, सुपरा पटेलर, कोलेट्रल, मीडियल, लैटरल कोलेट्रल, और ये जो छोटी हड्डी का एक जोड़ है यहाँ पर, इस पर वेट बियरिंग अगर नहीं होती तो पेशेंट नहीं चल सकता। अब इनको रिपेयर करने के लिए हम अगर खाली ग्लूकोज के इंजेक्शन बनाकर लगाते हैं तो बॉडी ग्लूकोज की जो ताकत है उससे एक्स्ट्रा पावरफुल लगाते हैं हम, जैसे बॉडी ये समझती है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, वो रिएक्ट करती है। रिएक्शन में वो अपने ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करती है और वहाँ पर जो स्टेम सेल पड़ा है उसको एक्टिवेट करती है, रिपेयर करना शुरू करती है। ये रिपेयर 15 दिन तक जारी रहती है। 3 महीने में फिर मजबूती के अमल से गुजर जाती है। फ़र्ज़ किया आपके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स जो है ना वो निकालने की ताकत भी ख़त्म हो गई है, तो फिर हम आपके प्लेटलेट्स यानी खून के वो ज़रे, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तीसरी चीज़ प्लेटलेट्स होती है, जिसकी कमी से ये थैलासीमिया वगैरह के मरीज़ आप देख रहे होंगे जिन, तो इसके अंदर वो ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं रिपेयर के लिए, जिसको आपको चेहरे पे लगाएंगे तो झुर्रियाँ ठीक हो जाएंगी, हेल्थ स्किन हेल्दी हो जाएगी, स्किन प्यारी लवली हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं कि जी स्किन मैंने जवान बनाई है। तो बाल अगर उड़ गए हैं तो बालों में अब इंजेक्ट करेंगे तो वो ग्रोथ फैक्टर निकल कर बालों को भी, उसके फॉलिकल्स को इम्प्रूव करेंगे, खाद की तरह काम करेंगे और वो आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वो जो ग्रोथ फैक्टर्स है प्लेटलेट से निकलने हैं, अगर आपके वो एग्जॉस्ट हो गए तो फिर हम ब्लड से सेल लेते हैं, फिर इन जॉइंट्स में उस जगह पे लगा देते हैं जहाँ जहाँ हमने जनरेशन करानी है। अब अगर इस पेशेंट का डैमेज ज़्यादा है, बड़ी बुरी हालत हो गई है, तो फिर हम उसका पता चल जाता है कि ये जो है इसमें तो स्टेम सेल भी नहीं काम कर रहा है, इधर जो पड़ा हुआ था कुदरत ने यहाँ जो दिया हुआ था वो खाली हो गया। अब हमने उसके पेट से, उसके थाई से, अंदर से, बाहर से, यहाँ से जहाँ भी फैट पड़ी हुई है वहाँ से अगर वो सूखा पतला आया तो उसकी हड्डी के गूदे से सेल निकाल कर एक्टिव करके फिर उनकी जड़ों में जहाँ जहाँ डैमेज है वहाँ लगाते हैं। एक सेशन 3 महीने तक रिपेयर करता रहता है। 3 महीने के बाद हम देखते हैं कि इसको और सेशन की ज़रूरत है। ये तकरीबन ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, $7,000 तक मिनिमम प्राइस है इसकी। अमेरिका में 7,000 पाउंड बल्कि यूके में है, और 7 से 9,000 रुपये डॉलर अमेरिका में है। पाकिस्तान के हिसाब से 12-15 लाख रुपए, लेकिन पाकिस्तान में 2.5-3 लाख रुपए में हम लोग इसको कर देते हैं 3 महीने तक। और 3 महीने से अगला सेशन ज़रूरत पड़े तो वो भी
हो जाता है। तो पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली इतनी चीप है कि अमेरिका से पेशेंट यहाँ हमारे पास आते हैं और वहाँ यहाँ से करवा के जाते हैं, क्योंकि वो इस पे इंश्योरेंस कवरेज यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, हेल्थ कार्ड भी इस पे नहीं चलते। अच्छा, हेल्थ कार्ड की लिमिट्स हैं कि ये प्रोसीजर आप ये करवा प्रोसीजर सकते हैं, जी। उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए ये तो पहले से खर्च करने पड़ते हैं। इसके बावजूद अगर हम यकीन कर लें कि जी हमारे पास ये पेशेंट आया और इसके पास ये हालात नहीं है और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो फिर हमारा जो सोर्स है ऑस्ट्रेलिया का सोर्स, ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल पेन क्लिनिक, बातों में भूल गया कि मैं कहाँ बैठता हूँ, हाँ ये बिल्कुल, बताना ही नहीं स्क्रीन पे भी आपकी हमारे स्क्रीन पे भी आपका जो तो है ये एड्रेस आ इस्लामाबाद रहा में पिम्स के पीछे G8 मरकज़, वहाँ पर आजकल मैं बैठ रहा हूँ। इसका कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर है, मीडिया फाउंडेशन की ये बिल्डिंग है। तो इस्लामाबाद में कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर, मुल्तान में, मुल्तान कैंट में ही बिल्कुल सेंट्रल है जगह है, रेलवे ग्राउंड के बिल्कुल सामने हमारे घर के साथ ही ये हमने क्लिनिक बनाया हुआ अंदर ही साइट पर। उसके बाद कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 2, ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के सामने वाली जगह है, ऑस्ट्रेलियन श्योर सेल, ऑस्ट्रेलियन स्टेम सेल पेन क्लिनिक के नाम से। तो यहाँ हम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जिनके हमने हेल्प करनी हुई तो फिर हम हेल्प लेते हैं अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन से, ताकि वो केमिकल्स वगैरह हमें दे दें, और उसके लिए एक बजट रखा हुआ है उन्होंने कि जी इतनी हम मदद कर सकते हैं, तो वो सिलेक्टेड लोगों को हम वो करते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इजाज़त का एक प्रोसेस है, वो लेना पड़ता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा, कोई ऐसा शख्स जो अफोर्डिंग हो और हम उसके लिए कोई हेल्प आउट इस तरीके से, जो गरीब किसी का हक है वो उसको खींच कर उसको वो फंड वहाँ दे दें, ये नहीं हो सकता। ठीक ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या मैं अगला सवाल करूं? हाँ, कहना तो ये चाह रहा हूँ जी कि दर्द अब लाइलाज नहीं के टॉपिक पर हम लोग पूरे पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, तो इसके हवाले से चंद एक और बीमारियाँ जो हैं जिनका इलाज नहीं है। मसलन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ है या गिरे हैं, छत से गिरे हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, नीचे सारा सफाया हो गया, नीचे कोई फंक्शन नहीं कर रही बॉडी, और या आपका ऑपरेशन मोहरों का हुआ है, गर्दन के मोहरों का, निचला ऐसा काम नहीं कर रहा। उसके साथ साथ कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि काम ना करने की अलग बात है, लेकिन बर्निंग बहुत शदीद होती है पट्ठों में, और पट्ठों का अकड़ाव होता है और बड़ी तकलीफ़ में भी चीखें मारता है। उस सिलसिले में हम कोशिश करते हैं कि इसका कोई ना कोई, अगर हम चला नहीं सकते तो ये तकलीफ़ें कम कर दें। उसके लिए हम ब्लड से ग्रोथ फैक्टर स्टेम सेल लेकर हराम मगज़ में भी डालते हैं, एपिड्यूरल स्पेसेस में भी डालते हैं, उससे काफ़ी सारे सिम्टम्स उनके कम हो जाते हैं। सिमिलरली पार्किंसनिज़म है, ये इसका इलाज कोई नहीं है, तो इसके लिए भी हम हराम मगज़ में स्टेम सेल पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अल्जाइमर डिजीज़ है, जो बुढ़ापे में लोग अपनी याददाश्त खो देते हैं, और घर वालों के लिए और अपने लिए एक मुसीबत बन जाता है कि जिनको कैसे हैंडल किया जाए। उसके अंदर अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके अंदर हम, और फालिज में भी, कि गर्दन के अंदर एक बायोलॉजिकल ड्रग है। बायोलॉजिक्स वो होते हैं जो कि एनिमल्स में इंजेक्ट करके तैयार किया जाता है वायरसेस से, तो वो इटर्नासेप्ट वो हम लगा रहे हैं, ब्रेन के अंदर पहुंचाते हैं, ताकि आपका डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, स्ट्रोक जो कि पेशेंट्स हैं उनको रिकवर कर सकें। इसके अलावा ओजोन बायोऑक्सीडेशन है, ओजोन पे हम पेट पे लगाकर चर्बी को भी हल कर सकते हैं ओजोन के ज़रिए। बायोऑक्सीडेशन के ज़रिए हम वायरल डिजीज़, हेपेटाइटिस सी वगैरह का भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, शो का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है, वरना एक सवाल दर्द करना था दर्द और अब अब सवाल का लाए, भी टाइम नहीं है। चले दर्द अगले अब हफ्ते लाए इंशाल्लाह। लाए बहुत नहीं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। जाते जाते फिर से एक बार यही कहूँगी कि हवाएं चल रही हैं, अपने घर में बैठे अगर कोई काम नहीं और अगर बाहर भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे जहां तारे और बोर्ड वगैरह आपको नज़र आए उनसे बच के रहें। और डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं खुदा हाफिज़ करने से पहले मेरा वही स्लोगन कि दर्द अब लाइलाज नहीं, हाँ इस पर एक होप के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत आपने बहुत मौका शुक्रिया, दिया थैंक हमें। यू वेरी मच। कल फिर हाजिर होंगी, इतवार का दिन है। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो सुबह सुबह आते ही अपने मज़ेदार चाय का कप, यहाँ की कॉफ़ी नहीं, मज़ेदार चाय का कप, आप लोग और मैं और मज़ेदार शो। अल्लाह हाफ़िज़।